दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे दोस्त। और दोस्तों, आज की जो क्लास में है उसमें केवल वन लाइनर फैक्ट के सवाल देखेंगे। वन लाइनर फैक्ट के हम लोग सवाल देखेंगे जो एग्जाम के ट्रांसफार्मर के। दोस्तों, इसमें कम से कम मैं बता दूं, ट्रांसफार्मर के लगभग 500 सवाल होंगे, मैक्सिमम 500 सवाल होंगे वन लाइनर फैक्ट के रूप में। शानदार क्लास है, आप मिस मत करना मेरे दोस्त। वन लाइनर पूरा ट्रांसफार्मर आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम पॉइंटर की मदद से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, लगभग 500 सवाल हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्त, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आपको इसकी कहाँ से मिल जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये नंबर है दोस्तों हमारा, ये आपका हमारा नंबर है, इसमें आप जो है मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, लाइन से हम लोग इसको समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल है, ट्रांसफार्मर बदलता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है निम्न वोल्टेज वाली प्रबल प्रत्यावर्तित विद्युत धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा में बदलता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो है कुंडलन में प्रतिरोध नहीं होता। ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर के कुंडलन में प्रतिरोध नहीं होता है और आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है 100% होती है। खालिस्तान को एक घूर्णी परिणामित्र माना जा सकता है। दोस्तों, प्रेरण मोटर जो है उसको एक घूर्णीय परिणामित्र के नाम से हम लोग जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सवाल आपके आए हुए हैं। परिणमन अनुपात होता है, ठीक है, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का अनुपात है, E2/E1 = N2/N1। ठीक है, छोटे ट्रांसफार्मर के लिए कोर मुख्यतः बनाई जाती है। दोस्तों, छोटे ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो आयताकार होती है, याद रखें। ठीक है, बड़े ट्रांसफार्मर के लिए कोर का अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार बनाया जाता है क्योंकि इसमें तांबे की बचत होती है। शक्ति ट्रांसफार्मरों में लेमिनेशन प्रयोग किए जाते हैं मेरे दोस्त, और शक्ति ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन का प्रयोग किया जाता है, पूछा है तो। CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ये आपकी एक प्रकार से रिवीजन क्लास है, एक लाइन में सारे सवाल हम लोग कवर कर लेंगे। कोर या सेल प्रारूपी आंतरिक अंग के लिए पटल प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, E तथा I, T तथा U। ठीक है, ये इसकी कोर, सेल टाइप की कोर या सेल प्रारूपी कोर होती है, जिनके ABCD के अनुसार इनको साइज में व्यक्त किया गया है। वैद्युतिक शक्ति प्रणाली की अधिक लंबी संचरण लाइन में वोल्टतापात की आपूर्ति करने हेतु प्रयुक्त ट्रांसफार्मर को कहते हैं, तो दोस्तों उसे बूस्टर परिणामित्र कहा जाता है, याद रखें। अभिवर्धक या बूस्टर परिणामित्र एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है, तो V1 I1 = V2 I2। ठीक है, ट्रांसफार्मर का EMF मान निर्भर करता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो EMF है टर्नों की संख्या, आवृत्ति और फ्लक्स पे निर्भर करती है, याद रखना है। बकोल्स रिले का प्रयोग होता है, तो दोस्तों बकोल्स रिले जो है ऑयल कुलित ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कम होगी यदि लौह हानियां और कॉपर हानियां अधिक हो। ठीक है, तो उसकी जो दक्षता है वो कम हो जाएगी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में वाइंडिंग खालिस्तान होती है, तो अधिक वर्तन की होती है। ट्रांसफार्मर पर लगे ब्रीदर में प्रयोग रसायन है, तो सिलिका जेल। सीटी की द्वितीयक कुंडली की क्षमता सदैव होती है, तो दोस्तों सीटी की द्वितीयक कुंडली की जो क्षमता है वो सदैव 5 एम्पियर होगी, याद रखना है। धारा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक उस परिपथ जिसकी धारा मापन होती है के श्रेणी में संयोजित की जाती है। वोल्टता ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली की क्षमता 110 वोल्ट होती है, आपको याद रखना है। आवृत्ति बढ़ने पर ट्रांसफार्मर में निर्गत वोल्टेज बढ़ती है, अभी आपको याद रखना है। यदि, अगला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, यदि ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग से क्या ज्ञात कर सकते, ट्रांसफार्मर निष्पत्ति तथा कला कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। 5 एम्पियर के धारा ट्रांसफार्मर के साथ प्रयुक्त करके कितने एम्पियर की धारा को मापा जा सकता है? दोस्तों 1000 एम्पियर की धारा माप सकते हैं। यह ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? यंत्र ट्रांसफार्मर है, यंत्र ट्रांसफार्मर, तो एक सीटी होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक सीटी और एक पीटी। यंत्र ट्रांसफार्मर सीटी एंड पीटी एसी पद्धति में मूल राशियां धारा और वोल्टेज और पावर मापने के लिए प्रयोग होते हैं। यंत्र ट्रांसफार्मर प्राय होते हैं धारा को कम करने के लिए, धारा के मान को कम करने के लिए। अगला है, धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कैसी होती है? दोस्तों, धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग मोटी तथा कम फेरों की, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो इसकी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग वो आपको याद रखना है, सेकेंडरी वाइंडिंग अधिक टर्नों की होती है, अधिक टर्नों की होती है, याद रखना है। अगला है आपका विभव ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग अधिक फेरो और पतली होती है, और सेकेंडरी में कम टर्न होते हैं, याद रखना है ये भी। ठीक है, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होगी जब कॉपर लॉस और लौह हानियां बराबर हो। दोस्तों, कॉपर लॉस का मान
जब आयरन लॉस के मान के बराबर हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता देगा। ट्रांसफार्मर किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? दोस्तों वाइंडिंग में। ये आपके बेसिक से सवाल हैं, आपको याद रखने हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियां लोड के साथ परिवर्तित होती है? तो कॉपर हानियां। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है तो केवीए या एमवीए में, ठीक है, मेगा वोल्ट एम्पियर में या किलो वोल्ट एम्पियर में। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात N2/N1 होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय पथ होते हैं? तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कोर टाइप के ट्रांसफार्मर केवल एक पथ होता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। V0-V/V/100। ट्रांसफार्मर की दक्षता प्रतिशत का मान होगा, तो दोस्तों दक्षता प्रतिशत का मान किलोवाट आउटपुट बटे इनपुट, एक तो दक्षता होती है, किलोवाट बटे किलोवाट प्लस कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस इनटू 100, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। जब बाहर से हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करे तब हवा से नमी को सोखने का कार्य ब्रीदर करता है और ब्रीदर में सिलिका जेल होती है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में प्रायः होते हैं, पूछा है तो दोस्तों जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें चुंबकीय फ्लक्स लीकेज कम होती है, दो चुंबकीय पथ होते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर सदैव स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगले पेज में आ जाते हैं हम लोग। विभव ट्रांसफार्मर को सर्किट में लगाया जाता है तो समांतर क्रम में लगाया जाता है। स्टेप ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है यदि गुणांक के का मान 1 से अधिक होगा, ठीक है, याद रखें। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता प्रतिशत में 98.9% होती है। स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर 0.866 पर कार्य करता है, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की टेपिंग प्रायः लगाई जाती है तो अधिक वोल्टेज साइड में लगाई जाती है, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में। किसी ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य इंसुलेशन और कूलिंग करना है। इंसुलेशन और कूलिंग दो कार्य होते हैं उसके। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के मध्य फेज अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो 180 अंश का फेज अंतर होता है। विद्युत वितरण लाइन में प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार प्रकार के होते हैं क्योंकि इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एकल फेज लाइन प्राप्त की जाती है, ठीक है, डेल्टा टू स्टार से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, है ना, ये आपको याद रखना है। आगे ट्रांसफार्मर की कोर पत्तियों को मिलाकर बनाई जाती है जिसकी भंवर धारा के मान को कम कर सके। विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्रों में विद्युत शक्ति का पारेषण अधिक उच्च एसी वोल्टता पर किया जाता है क्योंकि जो है उच्च वोल्टता पर धारा का मान कम होने के कारण शक्ति ह्रास कम हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तन करने वाली युक्ति उच्चायिक ट्रांसफार्मर कहलाएगी। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलों के प्रतिघातों का अनुपात जो है प्रतिघात अनुपात कहलाता है, ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में N1 लपेट तथा द्वितीय कुंडली में N2 लपेट हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? N1 का मान बड़ा होगा N2 से। विद्युत शक्ति स्थानांतरण कार्यों में ट्रांसफार्मर प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? स्थितिक उपकरण होना। ये जो है स्थितिक उपकरण है, स्थिर उपकरण होता है इसलिए इसका उपयोग करते हैं। कौन सी ट्रांसफार्मर क्षति नहीं है? तो घर्षण जो क्षति है, घर्षण जो है घूर्णन करने वाले पार्ट में ही होगी, तो ट्रांसफार्मर में घूर्णन करने वाला पार्ट नहीं होता, इसलिए घर्षण जो है इसमें घर्षण हानि नहीं होती है ट्रांसफार्मर में, याद रखना है। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किस पे निर्भर करता है? चुंबकीय फ्लक्स के मान पर। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए पोलैरिटी समान होनी चाहिए, याद रखना है। अगला सवाल है ट्रांसफार्मर में एल वीक वाइंडिंग दी जाती कोर के पास, ठीक है, कोर के पास लो वोल्टेज वाइंडिंग दी जाती कोर के पास, याद रखें। सीआरजीओ तथा गर्म रोल्ड स्टील के भार का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों 0.75। सीआरजीओ का भार बराबर होता है दोस्तों, सीआरजीओ का जो भार है 0.7 भार गर्म रोल्ड स्टील के साथ होता है। गर्म रोल्ड स्टील की अधिकतम फ्लक्स घनत्व 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है, 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ट्रांसफार्मर का भार कम करने के लिए आवृत्ति बढ़ाते हैं हम, ठीक है, ट्रांसफार्मर का भार को अगर हमको कम करना है तो आवृत्ति को बढ़ाया जाता है, याद रखें। ट्रांसफार्मर की आवृत्ति प्राथमिक का द्वितीयक वाइंडिंग में होती है, सिर्फ दोनों में बराबर होती है, सिर्फ ट्रांसफर होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में इमर्शन वाटर कूलिंग प्रायः प्रयोग की जाती है दोस्तों, 20 मेगावोल्ट एम्पियर से अधिक के ट्रांसफार्मर में प्रयोग करेंगे। अगला है ट्रांसफार्मर ऑयल नेचुरल कूलिंग प्रायः प्रयोग की जाती है तो 1 मेगावोल्ट एम्पियर तक के करेंगे। ट्रांसफार्मर ऑयल इमर्शन कूलिंग का प्रयोग 10 केवीए तक के करेंगे। ट्रांसफार्मर प्राकृतिक कूलिंग का प्राप्त अधिकतम क्षमता के ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं तो 5 केवीए तक के, ठीक है। ट्रांसफार्मर के लाभ होते हैं दक्षता 90% से 98% तक होती है। ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली संयोजित होती है तो लोड से।
ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली संयोजित होती है तो विद्युत स्रोत से। क्रोड संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं तो क्रोड प्रकार का, सेल प्रकार का और बेरी प्रकार का। आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर उच्चाई प्रकार और अपचाई प्रकार। फेज संख्या के आधार पर एकल फेज, 3 फेज, 6 फेज, 12 फेज। स्थापना के आधार पर इंडोर प्रकार के, आउटडोर प्रकार के। शॉर्ट सर्किट परीक्षण में कौन सी क्षति का पता लगाया जाता है तो शॉर्ट सर्किट से कॉपर लॉस और ओपन सर्किट से लौह हानि। ठीक है, लौह क्षति। ट्रांसफार्मर में लौह क्षति होती है तो भावर धारा क्षति तथा हिस्टैरिसीस क्षति होती है। आयरन लॉस दो प्रकार के होते हैं। आगे हम बात करते हैं। अगला आपका सवाल है, ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग के बाद कोर से दूर करते हैं, याद रखना है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास करने के कारण क्या है, हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग उस कोर के पास किया जाता है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कोर से दूर किया जाता है। ठीक है, कम इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है इसलिए। ठीक है, याद रखें। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का इम्प्रीग्रेशन कहलाता है। वाइंडिंग को इंसुलेशन तेल में डुबाकर सुखाना चाहिए। ठीक है, यह इम्प्रीग्रेशन कहलाता है। ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स, प्राथमिक लीकेज फ्लक्स तथा द्वितीयक लीकेज फ्लक्स दोनों जुड़ जाते हैं, याद रखें। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों, जो सेल टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें याद रखना सैंडविच वाइंडिंग करते हैं। सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में सैंडविच वाइंडिंग की जाती है, याद रखें। ठीक है, अगला सवाल है आपका, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियां निर्भर करती है। दोस्तों, मटेरियल पर हिस्टैरिसीस हानियां जो होती है मटेरियल पर निर्भर करती है, आपको याद रखना है। और ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियां निर्भर करती है तो लेमिनेशन की मोटाई पे। भंवर धारा हानि अगर आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त तो लेमिनेशन की मोटाई पे निर्भर करेगी, आपको याद रखना है। ठीक है, लेमिनेशन की मोटाई पे। दोस्तों, अगला आपका सवाल है कि ट्रांसफार्मर हानियां, ठीक है, हिस्टैरिसीस हानियां का फार्मूला और एक भंवर धारा हानियों का फार्मूला आप दोनों देख लीजिए। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों को आप हमेशा याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगला आपका सवाल है, हिस्टैरिसीस हानियों में आवृत्ति बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगी और हिस्टैरिसीस हानियां क्या होगी, बढ़ेगी। याद रखना, जब हिस्टैरिसीस हानियां बोले तो आवृत्ति बढ़ेगी तो ये भी हानियां, सारी हानियां बढ़ती है। दोनों हानियां, हिस्टैरिसीस हानियां और भंवर धारा हानियां बढ़ती है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला अगर हम बात करें, शून्य भार पर ट्रांसफार्मर में कला कोण कितना होता है। दोस्तों, शून्य भार पे ट्रांसफार्मर में जो फेज अंतर होता है वो लगभग 90 डिग्री होता है। ये तो गलत दिया हुआ है, 90 डिग्री ही होता है और लैग होती है। ठीक है, वोल्टेज जो है लीड करेगा, धारा लैग करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ट्रांसफार्मर रेटेड करंट का 3 से 5% होता है, नो लोड पर 3 से 5% होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर लोड के स्विच को ऑन करने पर लोड में जो करंट बढ़ेगी वह म्यूचुअल फ्लक्स कहलाती है, विरोधी करेगी। ठीक है, विरोध करेगी वो। अगला है, पूर्ण लोड ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर शून्य लोड ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर से होता है तो अच्छा होता है, याद रखना है। अगला आपका सवाल है मेरे दोस्त, ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज का पर यूनिट इंपीडेंस लो वोल्टेज का पर यूनिट इंपीडेंस समान होगा, यह भी आपको याद रखना है। ट्रांसफार्मर का पर यूनिट रेजिस्टेंस होता है तो पर यूनिट कॉपर लॉस। ठीक है, ट्रांसफार्मर में प्रतिशत रेगुलेशन का ये फार्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। ट्रांसफार्मर में प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन डाउन का, वोल्टेज अप और डाउन का, ये दो फार्मूले बनते हैं जो मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट में अमीटर धारा का मापन करता है तो लो रेंज में, और ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट में वोल्ट मीटर वोल्टता का मापन करता है तो याद रखना आप हाई रेंज में। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर तेल होता है तो इंसुलेटेड ऑयल होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है वो इंसुलेटेड ऑयल होता है, याद रखना। अगला अगर हम बात करें, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लाभ होते हैं तो इसका आकार लघु होगा और इसमें पदार्थ की मात्रा कम लगती है और यह स्थान स्पेस कम घेरता है। ठीक है, संरक्षण पात्र का कार्य क्या है तो संरक्षण पात्र का जो कार्य है मेरे दोस्त, यह मुख्य टैंक को सदैव तेल से परिपूर्ण रखता है, याद रखना। ठीक है, संरक्षण पात्र क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक है, यह एक बेलनाकार सहायक ऑयल टैंक है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के श्वासक या ब्रीदर में पदार्थ भरा होता है तो सिलिका जेल, कैल्शियम क्लोराइड, याद रखें। ठीक है, सिलिका जेल और कैल्शियम क्लोराइड याद रखना है आपको।
अगला आपका है ट्रांसफार्मर में बुशिंग के अंदर की छड़ किसकी बनी होती है? तो कॉपर की होती है। ठीक है, बुशिंग के अंदर की छड़ किसकी बनी होती है पूछा जाए तो कॉपर की होती है, याद रखना है। तेल पूरक पुशिंग का कार्य क्या है? तो 33 केवी से उच्च वोल्टेज पर करेंगे। किस दशा में टीएफ की दक्षता अधिकतम होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। तो वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस जब बराबर होंगे तो उसकी दक्षता अधिकतम होगी। पूर्ण लोड कॉपर लॉस होता है तो ओमिक लॉस, रेजिस्टेंस लॉस और वेरिएबल लॉस। ठीक है, पूर्ण लोड कॉपर लॉस होता है। अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट में बात करें तो मेरे दोस्त ओपन सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर कोर लॉस को प्राप्त करने के लिए रेटेड वोल्टेज और रेटेड आवृत्ति पर देते हैं। ओपन सर्किट में ऐसी जो है आई नॉट कॉस फाई होती है, ये आपको याद रखना है। अगला अगर मैं सवाल देखूं तो ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वाट मीटर पावर फैक्टर मापता है। तो दोस्तों नॉर्मल पावर फैक्टर को मापता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला आपका है ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वाट मीटर वोल्टता मापता है तो लो रेंज वोल्टता मापता है। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वाट मीटर करंट मापता है तो हाई रेंज में, और ट्रांसमीटर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है तो लो रेंज में, और ट्रांसमीटर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अमीटर की धारा का माप करता है तो हाई रेंज में। ये आपको याद रखने, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इसकी पीडीएफ में दोस्तों आप पीडीएफ में एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ इस नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ पे जाकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी मेरे दोस्त। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप यहीं पे संपर्क करें। आगे देख लेते हैं। अगला जो सवाल है, ट्रांसफार्मर ऑयल से प्रभाव जो है पड़ता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल का जो प्रभाव है ना, याद रखना दक्षता पे भी पड़ेगा। ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रभाव दक्षता पे भी पड़ेगा, जीवन काल पर भी और क्षमता पे भी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छे ट्रांसफार्मर तेल की अधिकतम अम्लता कितनी होनी चाहिए? ये दोस्तों शानदार सवाल है, आप मैं बता रहा हूँ बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कीच या स्लज का मान अधिकतम हो सकता है तो 1.2%। ट्रांसफार्मर तेल का अधिकतम बहाव बिंदु पूछा तो 99%। फ्लैश टेम्परेचर पूछा तो 135 अंश सेल्सियस या 140 अंश सेल्सियस। ठीक है, ये दिया ही हुआ है। ठीक है, फ्लैश पॉइंट 140 अंश दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तेल का अपेक्षित घनत्व लगभग कितना होता है? तो मेरे दोस्त तेल का जो अपेक्षित घनत्व है इसको आप याद रखें। अधिकतम श्यानता कितनी होती है? तो 27 अंश सेल्सियस। यदि ट्रांसफार्मर में तेल के स्थान पर पानी का प्रयोग शीतलन के लिए किया जाता है तो यह विद्युत रोधन नष्ट कर देगी। ठीक है, अगला आपका सवाल है, ट्रांसफार्मर में लगे टेप चेंजर का कार्य होता है। इसमें निर्गत वोल्टता को नियंत्रित किया जाता है, याद रखना है। ट्रांसफार्मर आर्कन हार्न का प्रयोग किया जाता है तो अत्यधिक उच्च वोल्टता से बचाने के लिए। संपूर्ण दिवस क्षमता, पूर्ण दिवस क्षमता जो एक दिन की जो दक्षता होती है निर्गत किलोवाट घंटे में इंटू 24 आवर अपॉन निर्विष्ट किलोवाट घंटे में इंटू 24 आवर। ठीक है, संपनर परीक्षण बैक टू बैक टेस्ट होता है। संपनर या बैक टू बैक टेस्ट होता है जो ताप वृद्धि को चेक किया जाता है इससे। ट्रांसफार्मर की शीतलीकरण घूमने वाली मशीन की अपेक्षा कठिन है, इसको आपको याद रखना है। कुछ चीजें और है, ट्रांसफार्मर कोण का कार्य अगर आपसे पूछे मेरे दोस्त तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए प्रतिष्ठम का पथ प्रदान करना। ये शून्य लोड पर ये धारा दी हुई है, इसको आप याद रखें। यदि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट ज्यादा है, प्राइमरी की कम है, तो ये प्राइमरी वोल्टेज की वोल्टेज ज्यादा होगी और सेकेंडरी की कम हो जाएगी। ये तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अगला है आपका भंवरधारा हानि को कम करने के लिए क्रोड में प्रयुक्त लेमिनेशन की प्रतिरोधकता एवं मोटाई क्रमशः उच्च व कम होनी चाहिए। ठीक है, अगला आपका सवाल है, शून्य लोड पर भंवरधारा एवं हिस्टैरिसीस हानियों को सप्लाई करने वाली धारा आई नॉट कॉस फाई कहलाती है। ठीक है, अगला है, किसी परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर का नियमन दक्षता बिना भार दिए ज्ञात की जाती है तो संपनर परीक्षण द्वारा। ठीक है, संपनर परीक्षण से आप तापमान ज्ञात कर सकते हैं, ऑयल का टेम्परेचर ज्ञात करते हैं, याद रखें। अगला आपका है
धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग किस यंत्र के साथ सहायक उपकरण की भांति किया जाता है? तो अमीटर के साथ, वाट मीटर के साथ, वाट घंटा मीटर के साथ। ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण प्रयुक्त फ्लक्स का मान होता है तो उच्चतम होता है, ठीक है, याद रखना है। और ऑटो ट्रांसफार्मर में ताम्र बचत अधिकतम, उच्चतम एवं ताम्र हानि निम्नतम होगी जब रूपांतरण अनुपात जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात है के, उसका मान 1 होता है, ठीक है। सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाने पर सबसे अधिक प्रभावित होने वाली हानियां भंवर धारा हानि। ट्रांसफार्मर के स्कॉट संयोजन में मुख्य ट्रांसफार्मर में मध्य टेप की व्यवस्था होती है तो प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों में होती है। टीजर ट्रांसफार्मर अपनी किस राशि के 86.6% पर प्रचालित होता है? तो सामान्य वोल्टता पर। थ्री फेज से दो फेज एवं दो फेज से त्रिफेज प्रणाली में परिवर्तन के लिए उचित ट्रांसफार्मर संयोजन है तो स्कॉट संयोजन, याद रखें। स्कॉट कनेक्शन या उसी को टीटी कनेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में हमिंग का मुख्य कारण कौन सा है? दोस्तों ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड जो है मैग्नेटो एक्सट्रैक्शन फोर्स के कारण होता है, ठीक है, मैग्नेटो एक्सट्रैक्शन फोर्स के कारण होता है और इसकी इकाई एम्पियर प्रति मीटर होगी, प्रति mm स्क्वायर, या एम्पियर टर्न प्रति mm स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अत्यधिक ताप वृद्धि के कारण ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक क्षतिग्रस्त होने वाला भाग अगर आपसे पूछे तो कुंडली का विसंवहन, ठीक है। ट्रांसफार्मर प्रतिघात की मात्रा निर्भर करती है तो क्षरण फ्लक्स पर, और ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए आवश्यक प्रतिबंध दोनों का प्रचालन समान आवृत्ति पर होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के पथ का प्रतिष्ठम निम्न होना चाहिए। बकोल्स रिले का उपयोग किया जाता है तेल कुलित ट्रांसफार्मर में। बकोल्स रिले में ट्रांसफार्मर तब प्रचलित होती है जब ट्रांसफार्मर में तीक्ष्ण आंतरिक दोष उत्पन्न होता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम करता है तो धारा पे उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर कोर का पदार्थ फेराइट होता है, ठीक है, याद रखें। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त खनिज तेल का रंग प्रारंभ में पीला होता है और उसमें अम्ल की मात्रा जब मिल जाती है तो हरा हो जाता है, याद रखना, अम्ल मिलने के बाद उसका रंग हरा होता है। ट्रांसफार्मर की क्षरण फ्लक्स निर्भर करती है तो भार धारा पर निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर तेल में कौन सा कार्य करता है? तो चुंबकीय युग्म प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर कोर के लिए कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है? तो उच्च ऊष्मीय चालकता का गुण होना आवश्यक नहीं है। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं मेरे दोस्त आज की क्लास में, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत शानदार सवाल हैं। 2 पेज हमारे और बचे हुए हैं, इसको भी हम लोग शानदार तरीके से देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।